जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के मॉडल सेट का सॉल्यूशन हम अभी बता रहे हैं। और पिछले 2 वीडियो में हमने आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 30 क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें 15 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है और इन्हीं प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सेक्शन बी है। तो क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नीट एंड क्लीन वे में मिलेगा और उसके बाद डिटेल में मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पसंद आ रहा होगा। आइए अब हम लोग सभी बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है। ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं यही प्रॉब्लम है हमारा। इस प्रॉब्लम में देखिए कि ये पूरा एक फंक्शन है, उसके बाद ये एक फंक्शन है, उसके बाद यह भी एक फंक्शन है और यहाँ जो रूट एक्स है यह भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन और ये आपका तीसरा फंक्शन और ये आपका चौथा फंक्शन, 4 फंक्शन से मिलकर बना हुआ है ये आपका प्रॉब्लम। तो इसका नियम क्या है कि हम लोग डिफरेंशिएट जब करते हैं तो यहाँ पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन हमारा cos tan रूट एक्स है आपका। अब इस सेकेंड फंक्शन को अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं, tan रूट एक्स लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करते हैं थर्ड फंक्शन के रेस्पेक्ट में। अब इस थर्ड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? इस फोर्थ फंक्शन के रेस्पेक्ट में। अब फिर इस फोर्थ फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए साइन थीटा के लिए जो डिफरेंशिएशन होता है, ये पूरा आप एक थीटा समझ सकते हैं या कोई एक वेरिएबल समझ सकते हैं पूरे को। तो इसके लिए तो हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस थीटा लिखते हैं। और कॉस के बाद जो भी टर्म आएगा यहाँ एंगल के जगह पर जो भी होगा उसको हम लोग लिख देंगे कॉस टेन रूट एक्स लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। तो ये हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पर जब चलते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कॉस का जो डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन में आता है और यहाँ टेन रूट एक्स हो जाएगा आपका। उसके बाद टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है ये आपका सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि एक्स के जगह पर रूट एक्स है तो ये टेन सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये आपका 1/2 रूट एक्स आता है। तो इस तरह से अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका कॉस हो गया और यह आपका कॉस टेन रूट एक्स हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस डाल दीजिए और इनटू साइन ये आपका टेन रूट एक्स लिखेंगे। उसके बाद सेक स्क्वायर रूट एक्स लिख देंगे और यहाँ पर बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यहीं तक इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूरा नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये क्या कह रहा है, यही प्रॉब्लम है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन और एक का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। तो यानी कि यह जो प्रॉब्लम है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। तो यहाँ पर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पुट कर देते हैं log ई एक्स जो है, ऑलरेडी ई जो है आप नेग्लेक्ट करके log एक्स लिखिए इक्वल टू टी। चूँकि log जब भी लिखते हैं तो कुछ ना कुछ बेस होता है इसका, तो बेस हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है ई अगर लिखा दिया गया है तो। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आता है, dx इक्वल टू dt हो गया। अब देखिए dx बाय x ये दोनों
मिलकर जो है आपका dt के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे dt लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर रूट आपका हो जाएगा t हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं x पर पावर n के लिए इंटीग्रेशन जो होता है x पर पावर n+1/n+1+k होता है। तो यहाँ पर t पर पावर क्या है भैया, हाफ है। t पर पावर क्या है, हाफ है ना। अगर रूट का दिया गया है तो यानी t पर पावर ½ + 1/½ + 1 लिखेंगे। और ये आपका हो गया t पर पावर 3/2। और यहाँ जो नीचे में 3/2 होता है तो ये 2/3 हो जाएगा और प्लस k हो जाएगा। इसके बाद 2/3 और t के जगह पर हम लोग log x रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को रख देना है log x पर पावर जो है आपका 3/2 प्लस k हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं ये दिया गया है, यही चीज़ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि ये कोई फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव जो है आपका x² के रूप में आता है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो है बढ़िया से याद रखना पड़ेगा, मतलब कि किसी भी इंटीग्रांड को देखते ही समझ में आ जाए कि उसमें कौन फंक्शन का पार्ट है और कौन उसका डेरिवेटिव का पार्ट है। तो इसके लिए हम लोग जैसे यहाँ पर -1/x भी पुट कर सकते हैं, -1/x को t पुट करते हैं। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे हम लोग तो माइनस यह आपका x1/x कहने का मतलब x पर पावर -1, तो -1 इंटू x पर पावर -1-2 और यह dx इक्वल टू आपका dt आता है। तो यही चीज़ जो है आपका हो जाएगा प्लस में 1/x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब देखिए dx/dt तो यहाँ एग्जिस्ट कर ही रहा है, माफ़ करेंगे dx/x² यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ये एग्जिस्ट कर रहा है इसके बदले में हम dt रख सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपका dt और e टू दी पावर जो है -1/x को t माने हुए हैं तो t रख दिए। तो e टू दी पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर t ही होता है प्लस k। तो e टू दी पावर t कहने का मतलब -1/x प्लस k। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा, साइन ax है इंटू कॉस bx dx है। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो साइन ax कॉस bx और dx, तो इसमें क्या करते हैं 2 से हम मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका 1/2 हो गया। अब यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b अगर रहता है तो इसको 2 साइन a इंटू कॉस b हम लोग लिखते हैं। तो a के जगह पर आपका ax है, अब b के जगह पर आपका bx है। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी a के जगह पर हम ax रख देंगे, b के जगह पर bx रख देंगे। तो ये आपका साइन a प्लस bx हो जाएगा और प्लस साइन a माइनस b आपका x हो जाएगा और ये आपका dx हो गया। अब याद कीजिए कि साइन का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है माइनस कॉस a प्लस bx हो जाएगा और जो भी इसका कोफिशिएंट होता है x का उससे इसको डिवाइड हो जाता है। अब फिर प्लस लिखेंगे, इसमें भी आपका क्या होता है माइनस में आने वाला है कॉस, तो कॉस a माइनस बी एक्स लिखेंगे और इसका जो कोफिशिएंट है a माइनस बी से इसको डिवाइड कर देंगे प्लस k लिख देंगे। तो यही आपका इसका इंटीग्रल वैल्यू हो जाता है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा चाहें तो स्टैंडर्ड में लिख सकते हैं, -½ ले लिए कॉमन, माइनस कॉमन निकाल लिए और यहाँ पर आपका कॉस हो गया a प्लस बी एक्स बाय a प्लस बी हो गया। अब फिर उसके बाद कॉस a माइनस बी एक्स बाय a माइनस बी लिख दीजिए, अब प्लस k लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 5।
तो 5 देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा है लेकिन है मोटा यह। यहाँ पर d थीटा बाय 6 + 7 cos थीटा लिखा हुआ है। तो हम लोग याद करते हैं कि cos थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको अब जो है हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन d थीटा बाय 6 + 7 और ये आपका 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दिए और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको देखिए d थीटा अभी रहने दीजिए और यहाँ पर जो है एलसीएम आपका हो जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये 6 से जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 7 से तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है ही। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन d थीटा और ये जो आपका टर्म देख रहे हैं ये आपका ऊपर चला गया तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। अब बाय हो गया आपका यहाँ पर 6 हो गया +6 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। अब फिर 7 × 1 तो +7 -7 × इतना तो -7 tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2 जो होता है सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। क्लास 10 में भी पढ़े होंगे इस फॉर्मूले को। और d थीटा हो गया और यहाँ पर देखिए 6 + 7 ये आपका 13 आ गया। उसके बाद +6 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 है और यहाँ पर -7 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 है। तो ये आपका -tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। यह सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 d थीटा और उसके बाद √13 का स्क्वायर कर दिए और -tan थीटा बाय 2 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं tan थीटा बाय 2 को t पुट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 d थीटा और इंटू माफ करेंगे इंटू 1/2 भी आ जाएगा d थीटा इक्वल टू dt, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और d थीटा इक्वल टू 2d थीटा हो जाए t हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका एक्सप्रेशन है हूबहू आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके बदले में हम लोग 2dt रख सकते हैं और ये आपका √13 का स्क्वायर माइनस ये आपका हो गया t का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला पर जाएंगे। तो वो फॉर्मूला आपको याद होगा इंटीग्रेशन dx बाय a² - x² जो होता है 1/2a log mod x + a बाय a - x, या तो आप a + x बाय a - x प्लस k लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए a के जगह पर आपका क्या है √13 है तो 2 ऑलरेडी है इसके साथ और 1/2 √13 लिखेंगे हम लोग। अब फिर उसके बाद लॉग लिखते हैं, मॉड लिखेंगे a + x यानी कि √13 + t लिखेंगे। उसके बाद √13 - t लिखेंगे, अब +c कर देंगे। अब t का वैल्यू जो है हम लोग रख देते हैं। t का वैल्यू हम लोग कहाँ माने हुए हैं, ये हम माने हुए हैं t का वैल्यू। तो t का वैल्यू इसमें रख दीजिए, 2 आपका कैंसिल हो गया, 1/√13 आपका आ गया log mod √13 अब माइनस प्लस tan थीटा बाय 2 हो गया और यहाँ पर √13 - tan थीटा बाय 2 हो गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। k या c कुछ भी जोड़ दीजिए आप इसमें कांस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए tan x sec x + cos x आपका dx दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए tan x को कुछ मत कहिए, इसको चुपचाप रहने दीजिए अभी, और यहाँ sec x को 1/cos x लिख दीजिए। अब प्लस cos x यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब देखिए इस 10x को हम लोग क्या करते हैं, अब साइन x बाय कॉस x में लिख देते हैं और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस x। तो ये आपका 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इस तरह से आ जाता है। इस स्टेज पर कॉस एक्स आपका कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया यहाँ पर साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल गया। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए कॉस एक्स को टी पुट कर दीजिए, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। अब यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स को हम माइनस डी टी लिख सकते हैं, ये माइनस को इधर हम कर दिए, तो यहाँ पर हमारा बन जाता है ये माइनस डी टी बाय क्या हो गया 1 प्लस टी का स्क्वायर। चूँकि कॉस एक्स को हम लोग टी माने हुए हैं तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब याद कीजिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स टी होता है, अब प्लस के तो माइनस टेन इनवर्स टी के जगह पर हम लोग कॉस एक्स रख सकते हैं, अब प्लस के हो गया आपका। अब इसको आप चाहें तो यहीं पे इतना ही छोड़ सकते हैं, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कॉस को अगर रिप्लेस करना चाहें टेन के फॉर्म में तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स हो गया और यहाँ पर कॉस एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है b बाय एच होता है। अब p का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10x का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग का हो जाता है p बाय बी यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय और b का वैल्यू आपका यहाँ पर x हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स भी लिख सकते हैं और यहाँ से टेन माफ करेंगे टेन सिर्फ टेन के रूप में हम चाहें तो इतना लिख सकते हैं। टेन इनवर्स टेन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस के यहाँ लाकर भी आप छोड़ सकते हैं इसको, तो यही आपका आंसर हो गया। नहीं तो यहाँ भी आप छोड़ देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 नंबर में देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका साइन एक्स पर पावर 5 दिया गया है और कॉस एक्स पर पावर 4 दिया गया है और इसमें -1 से लेकर 1 तक है, +1 तक है। तो यहाँ पर याद रखिए -a से +a तक, -2 से +2 तक, -8 से +8 तक, इस तरह का अगर रहे तो इसका आंसर जो है हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि यह जो फंक्शन है आपका यह ऑड फंक्शन है यह आपका यह इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन अगर होता है तो बल्ले बल्ले हो जाता है, काहे कि भैया इसका जो है वैल्यू 0 हो जाता है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ऑड फंक्शन है कि नहीं। यहाँ x के जगह पर माइनस रखेंगे, यहाँ आपका हो गया, यहाँ अगर साइन माइनस x रखते हैं, सोचिए ज़रा सा, यहाँ पर साइन माइनस x रखते हैं तो यह माइनस साइन x होता है। अब माइनस साइन x पर पावर अगर 5 हो गया तो यह आपका माइनस साइन, ये माइनस एक बाहर निकल जाएगा चूँकि पावर जो है आपका 5 ऑड है, 2 के चलते प्लस में हो जाएगा और एक माइनस आपका बाहर आ जाएगा। और यहाँ जब x के जगह पर माइनस रखते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका cos पर पावर 4x ही होता है, क्योंकि cos माइनस x जो होता है cos x ही होता है, इसमें कोई इसी तरह का अंतर नहीं होता है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि यह माइनस fx आपको मिल गया, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx, जो कि आपका ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भैया? ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के कंडीशन में इसका जो वैल्यू होता है हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि द गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, है ना। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। देयरफॉर
इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक साइन 5x इंटू कॉस 4x dx इक्वल टू 0 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 जो है आपका, यही 8 आपका दिया गया है और इसको सॉल्व करने से पहले आपको याद दिला दूं मैं कि cos 3x के लिए फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। तो रख दीजिए इसको, सिंपल, याद तो रखना ही पड़ेगा भैया, फॉर्मूला याद रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन x dx बाय यहाँ पर cos 3x के बदले में अगर आप इसको रखते हैं, है ना, कि 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और यहाँ पर आपका प्लस 3 cos x है, तो ये एक दूसरे को बर्बाद कर देता है। अब यहाँ पर हमको 0 से लेकर π/4 तक और यहाँ पर साइन x dx अब बाय यह 4 cos क्यूब x मिलता है। अब जैसे इसमें आप पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, cos x को t पुट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dt आपको मिलता है। इसके बाद यहाँ पर साइन x dx इक्वल टू माइनस dt मिल गया। अब देखिए कि इसके बदले में हम माइनस dt रख सकते हैं और ये 4 को कहेंगे बाबू तुम बाहर चले जाओ और यहाँ 0 से लेकर π/4 तक और cos x के जगह पर t रख सकते हैं, t पर पावर 3 हो गया, यानी कि ये आपका 1/4 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 तक और इसका जो इंटीग्रेशन हो गया आपका क्या हो गया, t पर पावर -3 दे देंगे, t पर पावर -3 + 1 बाय -3 + 1 लिखेंगे हम लोग और यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करते हैं 1/4 और t पर पावर 2 बाय -2 बाय -2 और यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू जो हम लोग लेते हैं इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू को। x के जगह पर अगर हम π/4 रखते हैं तो यहाँ t का जो वैल्यू आता है आपका क्या आ जाता है, 1/√2 आ जाता है। अगर यहाँ x के जगह पर हम लोग 0 रखते हैं तो t का वैल्यू जो है आपका 1 आता है। तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू जो हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 1/√2 तक हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 1/√2 तक हो जाएगा। अब इसमें जो है -2 को बाहर कर दीजिए, 1/-8 और t पर पावर -2 यानी कि 1/√2 पर पावर जो है -2 हो गया। अब फिर यहाँ पर 1 पर पावर जो है -2 हो गया। अब यही चीज़ जो है आपका 1/-8 और यहाँ पर √2 पर पावर जो है 2 लिख सकते हैं हम लोग। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये तो आपका 1 ही रहेगा, चाहे 1 पर कुछ भी पावर हो जाए। तो 2 - 1 1 होता है, तो ये -1/8 आपका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, यहाँ पर -1/8 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक दिया गया है, d(θ/1 प्लस यह आपका cot थीटा दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से कि ये जो आपका cot थीटा है इसको हम लोग cos θ/sin थीटा लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में इंटीग्रेशन dθ/LCM अगर sin थीटा लेते हैं तो आपको मिलता है sin थीटा प्लस cos थीटा और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक। अब यह साइन थीटा जो है ऊपर चला गया, तो साइन थीटा डी थीटा बाय ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, यही आपका इंटीग्रल वैल्यू हो गया।
और इसको हम लोग अगर आई मान लें और इस लिमिट डेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे पहला प्रॉपर्टी याद कीजिए। तो पहले प्रॉपर्टी में हम लोग अगर कोई फंक्शन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, ये 0 से a तक होता है, तो इसको f a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही काम करते हैं, इस आई को हम लोग 0 से π/2 तक साइन यहाँ पर π/2 माइनस थीटा डी थीटा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ भी साइन π/2 माइनस थीटा लिखेंगे और यहाँ भी हम लोग π/2 माइनस थीटा लिखेंगे। इससे हमको इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक, और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है आपका साइन थीटा होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब कि एडिंग करते हैं हम लोग 1 और 2 को, 1 और 2 को, तो ये 2i लेफ्ट साइड में हो जाता है, इसका i और इसका i 2i हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो इसमें जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका एलसीएम हो गया। इससे उठ के आ गया साइन थीटा यहाँ पर, और इससे उठ के आ गया कॉस थीटा यहाँ पर। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा देर रुक के ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि इसको, ये डी थीटा को हटा के इसको और इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, और इस फॉर्म में आते ही यह दोनों कट जाएगा आपका। कटने के बाद 2i इक्वल टू डी थीटा। अब देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से छोड़े हैं हम लोग, 0 से लेकर π/2 तक है। तो यहाँ पर थीटा हो गया इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 से लेकर π/2, यानी कि यह आपका π/2 हो गया। अब इसमें i बराबर जो है, इस i के साथ 2 है, 2 हमारा इधर चला आएगा तो π/4 हो जाएगा। तो i इक्वल टू यह आपका π/4 निकलता है ना। यहाँ पर इस तरह से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर के प्रॉब्लम को। तो 10 नंबर में हमारा यही प्रॉब्लम दिया गया है ना। यहाँ पर आपका cos y है और dx दिया गया, अब +1 + 2e⁻ x साइन y, और ये dy इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि यह वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं, इसके वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले उसको सोचते हैं। अब फिर उसके बाद होमोजीनियस होता है तो होमोजीनियस का लिए दूसरा रूल है, लीनियर इक्वेशन होता है तो उसके लिए भी आपका दूसरा रूल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि cos y को कहते हैं कि cos y से हम सबको डिवाइड कर देते हैं, cos y से हम लोग सबको डिवाइड कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दोनों साइड जो है 1 + 2e⁻ x, 1 + 2e⁻ x से भी 1 + 2e⁻ x से भी डिवाइड कर दिए तो सब में डिवाइड हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये दोनों कट गया, यहाँ पर क्या हो गया कि cos y कट गया, यहाँ पे तो सब मिला जुला के 0 ही हो गया। भैया इस 0 के साथ कितना भी कुछ दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो dx बाय 1 + 2e⁻ x हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर साइन y बाय कॉस y जो होता है आपका tan y हो गया, dy हो गया इक्वल टू 0। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट जब करते हैं तो tan y का जो इंटीग्रेशन होता है log mod sec y होता है, इक्वल टू यह k हो गया। अब जो भी प्रॉब्लम है इसमें है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं
कि ये जो है आपका e⁻⁻x, तो e⁻x से हम मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो e⁻x से मल्टीप्लाई ऊपर भी हुआ, e⁻x से मल्टीप्लाई नीचे भी हुआ, तो e⁻x इंटू 1 तो e⁻x हो जाता है, और e⁻x इंटू e⁻−x तो ये सिर्फ 2 बच जाता है। अब इसमें तो हमको ये पता है, ये भी इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पुट कर देते हैं e⁻x प्लस 2 को t पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है e⁻x dx इक्वल टू dt मिलता है। तो भैया बल्ले बल्ले, ये आपका ये सेम चीज़ को हम dt लिख सकते हैं, यानी कि dt बाय, इसको dt लिखेंगे बाय t हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन जो होता है log mod t होता है। और log mod t को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, log mod t को हम लोग माने हुए हैं e⁻x प्लस 2 माने हुए हैं। अब सबको लिख देते हैं, यह log sec y भी आ रहा है इसके साथ, और यहाँ भी आपका log sec y भी डाल दिए, है ना, और यहाँ तो ये इसका जो है आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ भी लिख देंगे log mod sec y इक्वल टू k लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा, ये आता है आपका 11, है ना, ये आपका आता है 11। तो 11 में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, x माइनस वाई, और ये y पर पावर n इक्वल टू 2√x दिया गया है, और dy/dx आपको निकालना है। तो इसको आप जो है x इंटू वाई पर पावर n मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब माइनस वाई पर पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और 2√x हो जाएगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u इंटू भी के फॉर्म में है। एक बार x को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग y पर पावर n को, अब फिर उसके बाद y पर पावर n को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग x को, ये x को, अब माइनस, अब फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे y पर पावर n प्लस 1 को, अब फिर उसके बाद डिफरेंशिएट हम लोग कर देंगे यह √x को, 2 को कहेंगे इधर तुम बैठो। अब यह जो है इसका डिफरेंशिएशन जो है n इंटू वाई पर पावर n माइनस 1 इंटू dy/dx आ जाएगा आपका, अब फिर y पर पावर n रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, और यहाँ पर n प्लस 1 इंटू वाई पर पावर n प्लस 1 माइनस 1 y पर पावर n हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, तो 2 यहाँ से कैंसिल। उसके बाद देखिए यहाँ पर dy/dx वाला एक टर्म है हमको, अब बाद बाकी यहाँ भी dy/dx वाला टर्म एक आएगा। इसमें और इसमें जो है dy/dx अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमको nx y पर पावर n माइनस 1, और यहाँ पर हमको n प्लस 1 इंटू वाई पर पावर n मिलता है, और यह राइट साइड में 1/√x और माइनस वाई पर पावर n मिलता है। अब इसको dy/dx हम लोग को निकालना है, तो 1/√x माइनस वाई पर पावर n बाय, इसको रख दीजिए हूबहू, है ना, इसको आप रख दीजिए हूबहू यहाँ पर, है ना, चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर इसमें भी कटने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो 12 में भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, कहने का मतलब कि इसके वेरिएबल को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं।
तो इसका मतलब लग रहा है कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ए एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सबको हम लोग डिवाइड कर दिए तो ये फॉर्म आ जाता है। तो यह जो फॉर्म आ गया आपका लीनियर का आ गया है ना, पी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि ई टू दी पावर इंटीग्रेशन एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही चीज़ होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कि ई टू दी पावर, इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं, तो माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी हो जाता है, यानी कि x dx इक्वल टू डी टी बाय माइनस 2 आता है। तो इसको जो है हम लोग इंटीग्रेशन लिखते हैं डी टी बाय माइनस 2, माइनस हाफ ये बाहर ला दिए, अब बाय यहाँ पर हो गया आपका t, तो यहाँ इसको हम e टू दी पावर माइनस हाफ, इसको log t लिखेंगे। अब यह हाफ जो है यहाँ से उठकर इस पे चला आएगा, तो यानी कि t पर पावर क्या हो गया आपका माइनस हाफ हो गया, और t का जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर माइनस हाफ हो गया, यानी कि 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, इसके चलते जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो है हमारा क्या आ जाता है, ये 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ जाता है, और राइट साइड में जो है ए एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब इसको आप इंटीग्रेट जैसे ही करते हैं इंटीग्रेटिंग, तो y बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स बाय यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पर पावर जो हो जाता है आपका 3/2 हो जाता है, क्योंकि इस पे पावर 1 है और इस पे पावर क्या है, हाफ है, रूट का मतलब हाफ है, और 1 अब प्लस हाफ करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग फिर से पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं, तो ये माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी आता है, और यहाँ x dx इक्वल टू डी टी बाय क्या आ जाता है, माइनस 2 आ जाता है। अब इसको जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x dx को हम क्या लिखेंगे भैया, dt लिखेंगे बाय माइनस 2, तो माइनस 2 हमारा बाहर चला आया। उसके बाद इसके नीचे जो है आपका t पर पावर 3/2 हो गया। अब इसी को हम लोग k भी ऐड करेंगे, माइनस हाफ तो हुआ ही, और t पर पावर माइनस 3/2 और dt हो गया प्लस k हो गया, यानी कि माइनस हाफ और यहाँ t पर पावर जो है माइनस 3/2 प्लस 1 करने से माइनस 3/2 प्लस 1 एक बार लिखेंगे, माइनस 3/2 प्लस 1 अब प्लस के हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ माइनस हाफ हो गया, t पर पावर जो है यहाँ माइनस हाफ बच गया, और यहाँ इसके नीचे भी माइनस हाफ आ गया, प्लस के आ गया, माइनस हाफ कैंसिल हो गया आपका, तो t पर पावर माइनस हाफ कहने का मतलब 1 बाय रूट टी प्लस के हो जाएगा। और t का जो वैल्यू है हमारा क्या है देख लीजिए, t का वैल्यू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए और प्लस के लिख दिए, और लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं इसको लिख दीजिए y बाय क्या हो गया आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 प्लस के इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं
यहाँ पर आपका दिया गया है y इक्वल टू ई टू द पावर x पर पावर x दिया गया है और आपको dy/dx निकालना है। तो इस पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, दोनों साइड log ले लीजिए। तो log e टू द पावर x पर पावर x है, तो यानी कि यह आपका x पर पावर x इंटू log e हो गया। log e का वैल्यू 1 होता है, तो x पे पावर x हो गया आपका। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि अगेन दोनों साइड हम लोग log ले लेते हैं। तो log y हो गया यह आपका, है ना। और उसके बाद यहाँ पर log x पर पावर x कहने का मतलब x log x हो गया। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो ये देखिए सबसे पहले 1/log y आता है, चूँकि log समथिंग तो 1/समथिंग। अब फिर समथिंग का जब डिफरेंशिएशन होगा तो 1/y आ जाएगा। अब फिर y जो है चूँकि x के रेस्पेक्ट में हुआ है तो dy/dx हो गया। x को हमने रखा कांस्टेंट और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब फिर log x को हम कांस्टेंट रखेंगे और x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। x आपका कट गया, तो dy/dx इक्वल टू हमारा y log y बाय माफ करेंगे इंटू 1 प्लस log x हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है। तो इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा 13 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन आपका दिया गया है। यहाँ पर x का वैल्यू जो है a और यह cos t प्लस t sin t दिया गया है और उसके बाद y का जो वैल्यू है a sin t है, अब माइनस t cos t दिया गया है। तो dx/dt निकाल लीजिए पहले, a तो रह जाएगा। cos t का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin t होता है। यहाँ u इंटू v के फॉर्म में है, तो ये t को एक बार कांस्टेंट रखेंगे, sin t को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos t आएगा। अब फिर sin t को हम कांस्टेंट रखेंगे और t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ sin t आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपको at cos t मिलता है dx/dt का मान। अब इसके बाद हमारा dy/dt पर चलते हैं। तो ये आपका a तो रहेगा ही, sin t का जो डिफरेंशिएशन होता है ये आपका cos t होता है। माइनस t कांस्टेंट रख दिए, cos t को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin t होता है, तो इसको प्लस बना देगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, अब cos t को हम कांस्टेंट रखकर t को डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा 1 आता है। तो cos t एक बार माइनस में, cos t एक बार प्लस में, तो फाइनली dy/dt का जो वैल्यू मिला हमको at sin t मिल जाता है। अब यहाँ पर dy/dx का वैल्यू निकालना है, तो dy/dt लिखेंगे और dt/dx लिख देंगे, यानी कि इसको जो है हूबहू हम रख देते हैं, at sin t रख देते हैं। और चूंकि यहाँ उल्टा है, इसका रेसिप्रोकल है, dt ऊपर है dx नीचे है, और यहाँ dx ऊपर है dt नीचे है, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ ले लेते हैं, यानी at cos t हो जाता है। और इसमें जो है आपका a कैंसिल t कैंसिल, तो यहाँ पर मिल जाता है आपको tan t सिर्फ आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 में आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कंस्ट्रेंट दिया गया है 3x + 11y =
66, लेस देन और इक्वल टू 66। तो सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट लेते हैं। अगर x का वैल्यू हम 0 रखें तो y का वैल्यू 6 मिलता है। अगर y का वैल्यू हम 0 रख दें तो x का जो वैल्यू मिलता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब जब हम लोग ग्राफ पेपर पे चलेंगे, है ना, कहाँ पे चलेंगे, ग्राफ पेपर पे, तो हम 06 को ढूंढेंगे। तो 06 हमारा ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हो गया 06, जल्दी ही मिल जाएगा। और 22 और 0, तो 22 थोड़ा सा दूर जाके मिलेगा, 22 और 0। अब इसको आप मिला दीजिए, ऐसे करके मिला दीजिए, मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ये कहता है लेस देन और इक्वल टू, कहने का मतलब ये जो लाइन होगा आपका थिक होगा, डॉटेड लाइन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका डॉटेड लाइन नहीं होगा, और इसके अंदर में यह पेंटिंग हो जाएगा इसका। अब कहता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये शेडेड पोर्शन आपको यहाँ पर ये मिल जाता है, मिल गया शेडेड पोर्शन। अब कहता है कि इसका जो है अधिकतम मान, तो यहाँ पर हमको पॉइंट्स मिलते हैं, 0 0 मिलता है। कौन कौन सा पॉइंट मिलता है भैया, x और y जो है आपका 0 0 मिलता है, उसके बाद जो है 06 मिलता है, और उसके बाद जो है आपका 22 और 0 मिलता है। और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 5y प्लस 6x है, और 0 0 पर इसका मान तो 0 ही हो जाएगा, 06 पर इसका मान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहले देखिए 0 है तो x के जगह पे 0 रखेंगे, 6 इंटू 0 और 5 इंटू 6, तो 6 पंचा 30, यह आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद 22 रखेंगे x के जगह पर, 6 दूना 12, अब 12 1 13, 132, और उसके बाद y के जगह पर 0 रखेंगे तो यह आपका 132 निकलता है। तो इसमें देखिए कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम हमारा 132 है। 132 हमको कहाँ पे मिला, 22 और 0 पे मिला, यहाँ पे मिला। तो यही हो जाएगा अधिकतम मान जो है इसका, कितना हो जाएगा, अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा आपका 132 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में जैसे देखिए आपको डिटर्मिनेंट का कोई भी प्रॉब्लम मिले तो कोई दो रो को ऐड करके देखिए या सब्ट्रैक्ट करके देखिए कि तीसरा रो या कॉलम आपको मिल रहा है कि नहीं, फटाफट इस तरह से कीजिए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो 9 मिलता है, इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो 20 मिलता है, इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो 25 मिलता है। तो फट से क्या किए, ये जो आपका पहला कॉलम है ये दूसरा कॉलम है, दोनों को ऐड कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग फट से अप्लाई कर देंगे, है ना, यह C1 जो है C1 प्लस C2 कर देंगे। तो क्या होगा कि ये C1 में परिवर्तन आएगा, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 11 प्लस 9 20 हो जाएगा, 18 प्लस 7 25 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 20 और 25। तो आप यहाँ पूछेंगे भैया ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो, एक ही तरह का हो, तो उसका वैल्यू जो होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एज वी नो दैट, है ना, इफ 2 रोज और 2 कॉलम, 2 कॉलम्स, 2 रोज और 2 columns are identical, the value of determinant is 0। तो इसका जो है वैल्यू 0 हो जाएगा। हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब एक ही तरह का हो, तो या तो एक रेशियो में हो तो उसमें के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है 0 होता है, तो हम इसको 0 कह देंगे। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17।
तो 17 में बड़ा आसान सी बात है, यहाँ ए बी दिया गया है और ए इंटू बी निकालना है। तो ए को हम लोग पहले लिखेंगे, अब फिर उसके बाद बी को लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर पहले रो का पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 1 होने से 1 होता है, 1 इंटू 3 होने से 3 होता है। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 2 कहने का मतलब 2 हो गया, 1 इंटू 4 कहने का मतलब 4 हो गया। अब पहला रो का काम खत्म। अब दूसरा रो लेते हैं, 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 होता है, 1 इंटू 3 करते हैं तो 3 होता है, फिर 1 इंटू 2 करते हैं तो 2 होता है, 1 इंटू 4 करते हैं तो 4 होता है। यानी कि 4 6 4 6 ये आपका आ जाता है, ए बी आ जाता है। तो ए बी हमारा 4 6 4 6 हो गया। अब इसके बाद हमको चाहिए बी ए चाहिए भैया। तो बी ए चाहिए तो ले लीजिए, 1 3 2 4 लिख दीजिए बी को पहले, अब फिर ए को लिख दीजिए। यहाँ पर उसी तरह से पहला जो ये आपका कॉलम है, रो है, इसके पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 + 2 आ जाएगा। फिर इसका पहला इसके साथ तो 1 + 2 आ जाएगा, फिर इसका पहला इसके साथ तो 3 + 4 आ जाएगा, 3 + 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपका 3 3 और 7 7 आता है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो जाता है।